हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यदि बिहार बोर्ड और 10वीं की छात्र हैं तो आपके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरी क्लास 10 बिहार बोर्ड, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलेगा। चैप्टर 1 हम लोग आज पढ़ेंगे और चैप्टर 1 का VVI शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आइए, पहला चैप्टर का पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न कहता है, पहला, राष्ट्रवाद क्या है? तो उत्तर लिखेंगे, किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में निवास करने वाले लोगों के बीच एकता की भावना ही लिखेंगे, है ना, भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में निवास करने वाले लोगों के बीच एकता की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ही लिखेंगे, ही, है ना, ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या कहता है, मेजनी कौन था? मेजनी एक साहित्यकार था। वह कलम के साथ साथ तलवार में भी विश्वास रखता था, इसलिए सेनापति भी था, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न कहता है, तीसरा नंबर, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो उत्तर लिखेंगे, जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला, उनके राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे। दूसरा, उनमें राष्ट्रवाद भावना की कमी थी, उन्हें देशभक्ति कम था, ठीक है। 4 नंबर, मेटरनिक युग क्या है? कहीं कहीं क भी लिख देता है मेटरनिक, लेकिन क ख ध्यान दीजिएगा। मेटरनिक युग क्या है? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसके शासनकाल को मेटरनिक युग कहा जाता है। चांसलर का मतलब होता है राजा। अलग अलग जगह में अलग अलग शब्द का इस्तेमाल होता था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न क्या कहता है? गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। VVI प्रश्न है। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। उन्होंने इटली एवं नेपल्स पर आक्रमण कर वहां की जनता को अपना समर्थक बना लिया। उन्होंने यहाँ गणतंत्र की स्थापना कर विक्टर एमेनुअल को सत्ता सौंप दी। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इस प्रकार इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी के योगदान रहा, ठीक है। आगे आइए, छठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1848 VVI बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI है। फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो लुई फिलिप्स एक उदारवादी एवं महत्वाकांक्षी शासक था। उन्होंने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिवादी था। उसके पास कोई भी सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में सफलता हासिल हो रहा था। इसके शासनकाल में भुखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसके कारण 1848 की क्रांति हुई, ठीक है। इसको याद करेंगे। अगला प्रश्न कहता है, 7वां नंबर, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। तो उत्तर लिखेंगे, जुलाई 1830 की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्तावादी का प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्य वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप में पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भाषा का प्रस्फुटन कर राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है। इसको रोक कर आप इसे उतार लेंगे और इसको रट लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? अथवा दूसरा क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का उल्लेख करें। VVI प्रश्न है। उत्तर लिखेंगे, बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान बौद्धिक भाषाओं से नहीं, आदर्शवाद से नहीं, बहुमत के निर्णय से नहीं, वरन प्रशा के नेतृत्व में रक्त और लौह की नीति से होगा। उन्होंने प्रशा की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार किए। प्रशा में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की। उन्होंने 1864 में डेनमार्क को पराजित कर सेल्सविग पर अधिकार कर लिया। 1866 में सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित, ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देख लेंगे,
1866 में सिडोवा का युद्ध, ऑस्ट्रिया को पराजित कर जर्मन महासंघ की स्थापना की। 1870, ये भी इम्पोर्टेंट है, सन सेडान के युद्ध में, देखेंगे सेडेवा एगो है और एगो सेडान है, के युद्ध में फ्रांस को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया। इसमें 4-5 ऑब्जेक्टिव मिला है, देखे है ना, एक यह ऑब्जेक्टिव, एक ई ऑब्जेक्टिव, एक ई ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एक ई ऑब्जेक्टिव, एक ई, ये दोनों एक है, ये भी दोनों एक है, 2 गो 3 गो 4 गो, ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव इसमें मिला। चलिए आगे देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति एवं नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेपोलियन के अभियानों से यूरोप के कई राज्यों में नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी एवं इटली के राज्यों को वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। इससे इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की अहम भूमिका रही। ठीक है, इसे आप छाप सकते हैं। आइए अगला प्रश्न को देखा जाए। विलियम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? विलियम राष्ट्रवादी विचारधारकों का पोषक था। उसके सुधारों के कारण जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई। विलियम वन एकीकरण के उद्देश्य से बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क का मानना था कि सैन्य उपाय से ही जर्मन का एकीकरण संभव है, अतः उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। अतः प्रासा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ, जिससे विलियम वन का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, आइए इस स्लाइड का लास्ट प्रश्न है, वियना कांग्रेस सम्मेलन क्यों बुलाया गया? इसकी क्या उपलब्धियां थी? 1815 में नेपोलियन के पराजय के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विजयी राष्ट्रों ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीति व्यवस्था में लाए गए परिवर्तन को समाप्त कर उसकी पुनर्स्थापना करना था। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया की प्रतिक्रियावादी चांसलर मेटरनिक ने की। वियना की संधि द्वारा यूरोप के राजनीति मानचित्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। यहीं तक लिखना है, ठीक है, यहीं तक, इसको छोड़ देना है। तो इस प्रकार आप पहला चैप्टर का एक कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो।